हेलो डिवियंस, एग्जाम बैटल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और उसका प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सोशल साइंस का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि एसएसटी के चैप्टर नंबर 8 द मॉडर्न पीरियड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आपका डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाए और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से आंसर कर पाएँ। प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। 9th में आप लोग जाने वाले हैं, उसके लिए ऑलरेडी हम एक अलग से चैनल बना दिए हैं, सिंपली वर्ड्स। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब मैंने डीएवी के इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल साइंस का एक पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें कि 1 सेट ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए है और चैप्टर नंबर 8 में जितने सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में थे उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब स्टैब्लिश किया गया था? 4 ऑप्शंस हमारे पास थे, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था इंडियन इंडिपेंडेंस की ओर, क्योंकि इससे पहले और भी बहुत सारी पार्टी बनी थी लेकिन वो पैन इंडिया लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी, अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाई थी। लेकिन पहली बार कोई ऐसी पार्टी बनी थी जो कि पूरे इंडिया के लोगों को अपने साथ जोड़ पाई थी। इस पार्टी को बनाने वाले थे ए.ओ. ह्यूम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। In which year was the power transferred from the East India Company to the British Crown? पहले पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में राज करते थे। लेकिन 1857 की रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सब कुछ निकलने लगा। वो लोग गए इंग्लैंड वापस और क्वीन विक्टोरिया को कहे कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, आप ही कुछ कीजिए। और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में सब कुछ लिया और एक प्रोक्लेमेशन एक्ट पास किया और उसके तहत भारत का कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यानी कि ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने 1857 में हुए रिवोल्ट को दबा दिया। ये जो प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था ये 1858 में आया था और इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि यही वो साल था 1858, 1857 के एक साल बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पावर चला गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट? ब्रिटिश डॉक्यूमेंट मतलब अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट कौन नहीं है? तो यहाँ पर आनंद मठ एक ऑप्शन है जो कि ब्रिटिश ने तैयार नहीं किया था। आनंद मठ एक बुक का नाम है जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और इससे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस समय का। इसके अलावा ऑप्शंस थे मॉन्टे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये ब्रिटिश रिफॉर्म था, 1909 में लाया गया था। एक तरह से डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया था, इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। साइमन कमीशन ये भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट था। आर्म्स बिल ये भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट ही था, इसको इंडियन ने डॉक्यूमेंट नहीं किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट वॉज अ स्लोगन गिवन बाय। किसने ये स्लोगन दिया था? फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यानी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दूसरे ऑप्शंस थे महात्मा गांधी, इनको नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है और इन्होंने सत्याग्रह किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला स्लोगन उन्होंने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड स्लोगन हमारे बुक में नहीं दिया गया है कोई भी। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? आनंद मठ के ऑथर लेखक कौन थे ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही वंदे मातरम भी लिखा था जो कि हमारी राष्ट्रगीत है और वंदे मातरम को आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। इसी पुस्तक में आपको वंदे मातरम मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस थे सुभाष चंद्र बोस, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। महात्मा गांधी की एक बुक थी जिसके बारे में हमें चैप्टर में बताया गया है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये वाला भी आप याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय की भी एक पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया, इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं।
क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर से, जो कि आपको इस बुक में अच्छे से मिल जाएगा। चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा, और इनसाइड चैप्टर जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये बुक जो क्लास 8 के लिए आता है वो आप ले लीजिएगा, सोशल साइंस का हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा ये 6 के लिए भी आता है, 7 के लिए भी आता है, आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का एक आइकन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इसको परचेज़ करने का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ब्लैंक्स को फिल करके इन सारे स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना था, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एक एक करके हम बस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला स्टेटमेंट था, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट वॉज द स्लोगन गिवन बाय डैश। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन किसने दिया था? याद कर लीजिए, ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है, द बुक आनंद मठ वॉज रिटन बाय डैश। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, अबाउट 6000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी आर हाउस्ड एट डैश। गांधी जी के 6000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स कहाँ पे रखे गए हैं? तो ये रखा गया है राजघाट के नज़दीक, गांधी स्मृति नाम का एक म्यूजियम है, उसी में। द डैश एंड द डैश आर सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप किसी भी दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में फिल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको बुक में चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आनंद मठ भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप आनंद मठ भी भर सकते थे, कोई काटने वाला नहीं था अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम फिल कर दिए हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन दोनों सोर्सेज से हमें पता चलता है कि उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था और कैसे हुआ था। नेक्स्ट है, द डैश डैश एंड डैश टेल्स अस द टेल्स ऑफ पास्ट। मतलब बीते हुए समय की कहानी हमें क्या क्या चीज़ें बताती है, किन किन चीज़ों से हमें पता चलता है। तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल चीज़ें भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। पुराने ज़माने में उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरह की बिल्डिंग्स बनती थी, प्लस आर्टिफैक्ट्स उस समय की जो चीज़ें हैं जो कि हमें मिली हैं खुदाई में या अलग अलग तरह से रिसर्च करने के बाद। एंड द पीपल ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं। इन सारे सोर्सेज से हमें पता चलता है टेल्स ऑफ पास्ट के बारे में, यानी कि बीते हुए समय की कहानी के बारे में। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश। कब ये इस्टेब्लिश हुई थी? 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इस पार्टी का इस्टेब्लिश होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडियन इंडिपेंडेंस की ओर। क्वेश्चन 7 में हमें दोनों कॉलम्स को करेक्टली मैच करना था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में आई थी। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ पावर टू ब्रिटिश क्राउन। इसको हम लोग 1858 से मैच करेंगे, क्योंकि 1858 से पहले इंडिया पर ब्रिटिश रूल नहीं करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल नहीं करती थी, इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी थी। लेकिन जब भारत में रिवोल्ट होना शुरू होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सब कुछ फिसलने लगता है, और उसके बाद पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत पर सीधे कब्जा कर लिया था, उन्होंने भारत के सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, ये डिवाइड एंड रूल करने के लिए इसको लाया गया था। इसके तहत मुस्लिम्स को एक अलग इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, यानी कि मुस्लिम्स का नेता अलग होगा और उनके लिए वोटिंग केवल और केवल मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। और नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 3 बार इसको अभी तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन दिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिस तरह से इस टर्म से रिलेटेड है, उसी तरह से ये जो टर्म है वो अनहैप्पी इंडिया से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का रिलेशन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ऑथर हैं, और उनकी बुक का नाम हम यहाँ लिख देंगे।
उसी तरह से एक कोई ऑथर होंगे, उनके बुक का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा आनंद मठ, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है आनंद मठ। और किसकी बुक है अनएपी इंडिया? तो लाला लाजपत राय की बुक है अनएपी इंडिया। तो यहाँ पे हमें आनंद मठ फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे लाला लाजपत राय फिल करना पड़ेगा, तब ये जो रिलेशन है ये वैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमें करेक्टली लिखना है। स्टेटमेंट है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट वॉज द कॉल गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये गलत स्टेटमेंट है, इसको सही करके हम लिख सकते हैं फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट वॉज द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग स्लोगन दिया था और वो स्लोगन क्या था आपको कमेंट में लिखकर बताना है, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग इन द इमेज, इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करना है। ये जो बिल्डिंग है ये राष्ट्रपति भवन का है, ये न्यू दिल्ली में है, इसको आप याद रखिएगा। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी एक इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ये वाला जो इमेज है विक्टोरिया मेमोरियल का है और ये कोलकाता में है। इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन को आउट करना है, जो सबसे अलग है उसको हमें टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जिसको आप अलग करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी का 3 बचना चाहिए ना, वो सब भी किसी न किसी तरह से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को अलग कर दिए और बाकी का जो 3 बचा उस पर ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शंस हमारे पास है उसमें एक है लंदन टाइम्स, दूसरा है अमृता बाजार पत्रिका, तीसरा है डेक्का प्रकाश और चौथा है केसरी। चारों का चारों कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का न्यूज़पेपर या मैगजीन है। अब हमें इसमें से अलग करना है, तो यहाँ पे हम लोग अलग करेंगे लंदन टाइम्स को। लंदन टाइम्स को क्यों? क्योंकि लंदन टाइम्स एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और ये ब्रिटेन में पब्लिश किया जाता था, और बाकी का जो तीनों है वो इंडिया में पब्लिश होता था। तीनों के तीनों जो है वर्नाकुलर पेपर्स थे, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस में इनको पब्लिश किया जाता था। अमृता बाजार पत्रिका जो था इसको बंगाली में पब्लिश किया जाता था, डेक्का प्रकाश को भी बंगाली में पब्लिश किया जाता था, और केसरी जो था इसको मराठी में पब्लिश किया जाता था। ये बाल गंगाधर तिलक इसके पब्लिशर थे। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन। स्टेटमेंट है गेटवे ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में है। अब कुछ महापुरुष मार के आ जाएंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में नहीं है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। और अगर आप गलती कर रहे थे इस क्वेश्चन में तो घबराने की बात नहीं है। बचपन में हमको भी लगता था कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट एक ही है। फिर से हमें दोनों कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला है गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी न्यूज़पेपर के संस्थापक थे। तो यहाँ पर इस तरह से हम चारों को करेक्टली मैच कर लेंगे। स्टेट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेज लोग जो है ना वो सर्वे बहुत करवाते थे, अलग अलग तरह का रिपोर्ट्स बनवाते थे, पेपर वर्क उनका 1 नंबर हुआ करता था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम लोग चैप्टर में पढ़े भी थे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू लर्न अबाउट इंडिया सो डैट इट कुड बी एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली। अंग्रेज लोग सर्वे इसीलिए करवाते थे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स इसीलिए बनवाते थे, ताकि वो लोग इंडिया के बारे में समझ सके कि इंडिया को बेहतर तरीके से कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, भारत में कैसे शासन व्यवस्था चलाई जा सके। क्योंकि वो लोग कोई सरकार के ऑफिशियल्स तो थे नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो थे नहीं, वो लोग तो कंपनी ओनर्स थे, ट्रेडर्स थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग सरकार में हस्तक्षेप करने लगे वैसे वैसे उनका लालच बढ़ने लगा कि अगर हम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिए तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कैसे चलती है इसको समझने के लिए वो सर्वे करवाते थे और रिपोर्ट बनवाते थे। दीज रिपोर्ट्स हेल्प देम अंडरस्टैंड लैंड रिवेन्यू। इन रिपोर्ट्स की मदद से वो लोग लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में समझ पाए कि कैसे टैक्स वसूला जाता है, कहाँ से कितना टैक्स लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। भारत के लोगों के बारे में समझ पाए कि भारत के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे यहाँ के लोग सोचते हैं। ट्राइब्स के बारे में समझ पाए, भारत में जो आदिवासी रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ पाए कि भारत का प्रशासन शासन व्यवस्था जो है वो कैसे चलती है। विच न्यूज़पेपर वॉज रिटेन इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी में कौन सा न्यूज़पेपर लिखा गया था? लंदन टाइम्स नहीं, अमृता बाजार पत्रिका नहीं, डेक्का प्रकाश नहीं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, ये मराठी में लिखा जाने वाला न्यूज़पेपर था। नेम द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी एट गांधी स्मृति नियर राजघाट। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है।
ऐसे नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी को लेकर जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कौन सा है, जो कि राजघाट के नज़दीक है। तो उस म्यूजियम का नाम आपको याद रखना है, गांधी स्मृति, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा। रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। स्टेटमेंट क्या है? गांधी स्मृति हैज़ अ लाइब्रेरी विथ अराउंड 600 ओरिजिनल बुक्स। गांधी स्मृति में एक लाइब्रेरी है जहाँ पे 600 ओरिजिनल बुक्स रखे गए हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है? गांधी स्मृति नियर राजघाट हैज़ अ लाइब्रेरी विथ अराउंड 60,000 बुक्स। वहाँ पे 60,000 पुस्तकें रखी गई है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 60,000 बुक्स के साथ वहाँ पे 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी रखे गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो एक्सपेरिमेंट वाला बुक है ये किसने लिखा था? तो जिसको एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा शौक था वही ना लिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला बुक जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, ये वाला एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस में यहाँ पे सबको अरेंज करना है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब और जालियांवाला बाग मैसेकर। इंडिया का पार्टीशन जो है 1947 में हुआ था। 1947 में हमने पाकिस्तान को जन्म दिया था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में हुआ था, आपको याद करवा ही दिए हैं। डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब ये 1707 में मर गया था, 1707 ईस्वी में ये मर गया था। और जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 के 7 साल पहले, -7 ईयर्स अगर आप चले जाएंगे ना, थला फॉर अ रीज़न, -7 ईयर्स पहले आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1912। और 1912 में क्या हुआ था? 1912 में टाइटेनिक डूबा था। तो ये दोनों इवेंट आप याद कर लीजिएगा कोरिलेट करके, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसको रखेंगे? औरंगजेब पहले मरा, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद 1947 पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस 3, 2, 4 और 1। नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के बारे में किन 2 सोर्सेस से हमें पता चलता है, ये हमें बताना है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, अंग्रेजों का जो डॉक्यूमेंट था उससे पता चलता है। दूसरा बुक्स, उस समय के जो राइटर्स बुक्स लिखे थे उससे पता चलता है। इसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर्स भी ऑप्शन में लिख सकते हैं आंसर में, लेटर्स भी लिख सकते हैं, स्पीचेस भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स भी लिख सकते हैं, और इंटरनेट डेटाबेस जो कि अभी हमारे पास है वो भी उस समय के इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी। कौन सा स्टेटमेंट गांधी जी के म्यूजियम के बारे में यहाँ पे गलत है? नॉट करेक्ट बोला है ना, मतलब कौन गलत है ये बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ गांधी जीज राइटिंग। तो गांधी जी के जो लेखन थे, उन्होंने जो भी लिखा था उसका कलेक्शन वहाँ पे है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इट्स लाइब्रेरी है 60,000 बुक्स, 60,000 बुक्स है, ये भी सही है। इट लुक्स आफ्टर गांधी स्मृति, ये म्यूजियम गांधी जी की यादों को संभाल के रखता है। द म्यूजियम इज लोकेटेड एट साबरमती, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये म्यूजियम साबरमती में नहीं है, साबरमती तो गुजरात में है, ये म्यूजियम राजघाट में है जो कि न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स हाउ लेटर्स, स्पीचेस एंड राइटिंग्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमें यहाँ पे बताना है कि एक सिंपल सा लेटर, स्पीच या राइटिंग कैसे हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है, कैसे इतना कुछ हमें पता चल जाता है इतने सिंपल चीज़ों से। और जो कुछ भी हम लोग जानते हैं ना अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो सब इन्हीं चीज़ों से जानते हैं जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है। तो आपको 3 एग्जाम्पल देके इस बात को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर फ्रेम करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेटर्स, स्पीचेस एंड राइटिंग्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन of the modern period because they help us understand the political, social and national feelings of that time। लेटर, स्पीचेस और राइटिंग्स जो कि उस समय के हैं, जिनको अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है, उसी की मदद से हम लोग जान पाते हैं कि उस समय भारत का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, भारत की सोसाइटी कैसी थी और भारत के लोग क्या सोचते थे उस समय। इस बात को सपोर्ट करने के लिए आप ये 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि द राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी प्रिजर्व्ड एट गांधी स्मृति नियर राजघाट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ दैट पीरियड।
गांधी जी के जो लेखन है जिसको गांधी स्मृति में रखा गया है, उससे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उस समय क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद स्लोगन लाइक फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक शो द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एमॉन्ग इंडियंस। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्लोगन दिया था, इस स्लोगन मात्र से हमें पता चलता है कि कैसे देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी। मतलब वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे जिससे कि अंग्रेज भारत से निकल जाएं और भारत के लोगों के पास सेल्फ रूल आ जाए। द कॉल यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम बाय सुभाष चंद्र बोस रिफ्लेक्ट्स द पैट्रियोटिक फीलिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इससे भी लोगों के देशभक्ति के बारे में हमें पता चलता है। इन तीनों एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि लेटर्स, स्पीचेस एंड राइटिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों का कैसा फीलिंग था, उनका क्या सोचना था, उनका क्या थॉट था, थिंकिंग था, वो सब कुछ हमें इन्हीं राइटिंग्स, इन्हीं लेटर्स और स्पीचेस से पता चलता है। How can books be an important source of information of the modern period of Indian history? Explain with examples. बुक्स इंपॉर्टेंट सोर्सेस कैसे हो सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बुक से हमें क्या क्या पता चला है वो सब लिख देना है इसके आंसर में। बुक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड एज दे डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सोसाइटी एंड मेजर इवेंट्स ऑफ दैट टाइम। सोसाइटी उस समय कैसी थी ये भी हमें बुक से पता चलता है, और उस समय के मेजर इवेंट्स क्या क्या घटनाएं घटी थी ये भी हमें बुक से पता चलता है। मेनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एंड आर प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज। उस समय बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे और उसका आज भी हम लोग लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करके रखे हैं। दीज बुक्स गिव डिटेल्स अबाउट पॉलिटिकल मूवमेंट्स, सोशल कंडीशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लीडर्स। इन बुक्स में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या पता चलता है इन बुक्स से? तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है, आंदोलनों के बारे में पता चलता है, सामाजिक कंडीशन क्या था, उस समय के समाज का, सोसाइटी का क्या कंडीशन था ये पता चलता है, और लीडर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है कि नेताओं को क्या क्या झेलना पड़ा था उस समय। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड, एग्जाम्पल्स इन बुक्स के दिए गए हैं जैसे कि आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी ने लिखा था, और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय ने लिखा था। तो इन बुक्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उस समय के बारे में। पोइट्री, प्रोज, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प अस अंडरस्टैंड द लाइफ एंड स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल। उस समय जो गद्य पद ये सब लिखे गए थे, कविताएं लिखी गई थी उनसे, और ऑटोबायोग्राफी, इससे भी पता चलता है कि उस समय के लोगों की क्या दिक्कतें थी, उस समय के लोग कैसे स्ट्रगल किए थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए। इन सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, दस बुक्स प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बुक्स से हमें इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a major event, but the colonial power suppressed it ruthlessly. 1857 का जो रिवोल्ट था उसको हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर वो उस समय सक्सेसफुल हो जाता तो 1857 से आगे 3-4 साल के बाद ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाता, लेकिन वो सप्रेस कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया। हमें कहा गया है हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियंस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। 1857 के बाद महात्मा गांधी की लीडरशिप में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए भारतीयों के द्वारा ताकि भारत को आज़ाद करवाया जा सके, इसी को हमें एक्सप्लेन करके बताना है। इसका आंसर हम लोग कुछ ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बट इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। आफ्टर दिस इंडियंस कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। उसके बाद ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीयों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये सक्सेसफुल इसीलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड था, मतलब कुछ भी सिस्टम से प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था। ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड बट डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस इंक्रीज्ड।
अंग्रेजी शासन तो कंटिन्यू हो गया 1857 के बाद भी, लेकिन लोगों के अंदर असंतुष्टता थी, मतलब लोग जो है संतुष्ट नहीं थे। दिस ग्रोइंग डिसकंटेंट स्ट्रेंथेंड द नेशनल मूवमेंट, और इसी कारण से नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टैब्लिश्ड इन 1885, एक पार्टी बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, और ये पूरे भारत को पॉलिटिकली यूनाइट कर देती है, पूरे भारत को ये जोड़ देती है, साथ में ले आती है। इन द 20th सेंचुरी सेवरल मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज्ड टू अपोज ब्रिटिश रूल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं, कई सारे आंदोलन किए जाते हैं जिनके बारे में चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, और ये सारे आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स टू कंट्रोल इंडियंस, अंग्रेजों ने भी, अब अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कई सारे रिफॉर्म्स किए ताकि इंडियंस को कंट्रोल किया जा सके। बट दीज फेल्ड टू स्टॉप द फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन वो लोग फेल हो गए, वो लोग भारतीयों को रोक नहीं पाए। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड अदर नेशनल लीडर्स, इंडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, भारत का हर एक नागरिक फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगा अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी और दूसरे जो लीडर्स थे उनके नेतृत्व में। फाइनली इंडिया गेट इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। दो द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के बारे में जिन सोर्सेस से हमें पता चलता है, 5 सोर्सेस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला सोर्स है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश रिकॉर्ड सच एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। ये जो रिपोर्ट्स थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनसे हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में पता चलती है। दूसरा है बुक्स, बुक्स लाइक आनंद मठ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अनहैप्पी इंडिया डिस्क्राइब सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द पीरियड। इन बुक से हमें पता चलता है कि उस समय समाज का स्थिति क्या था और पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या था भारत का, वो भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट है लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल फीलिंग्स। उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमें समझने में हेल्प मिलती है, और नेशनल फीलिंग्स यानी कि देश के लोग उस समय क्या सोचते थे, इसके बारे में भी हमें इन लेटर्स, राइटिंग और स्पीचेस से पता चलता है। न्यूज़पेपर सच एज केसरी, अमृता बाजार पत्रिका एंड लंदन टाइम्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन ऑफ दैट टाइम। उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस समय के लोगों का ओपिनियन क्या था, क्या उनका सोचना था, ये सब हमें उस समय के न्यूज़पेपर से पता चलता है, जो कि डेली प्रकाशित किया जाता था, और कुछ न्यूज़पेपर वीकली भी हुआ करते थे। बिल्डिंग्स लाइक विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, इन सारे बिल्डिंग से हमें क्या पता चलता है, दे टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न पीरियड। उस समय का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी कि वो जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे क्यों बनाए गए थे, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, ये सब हमें उन्हीं आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स और उस समय के पुराने लोग जो कि अभी भी जिंदा है उनसे पता चलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने एसएसटी के चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले बुक को परचेज़ कर लीजिएगा, जो कि क्लास 8 के लिए आता है, वो वाला आप परचेज़ कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। परचेज़ करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। आप वहाँ से जाके अच्छे डिस्काउंट के साथ इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।